Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Dharamdev Arya from Brahmadas Saraswati Vidya Mandir, Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, पद परिचय से पहले हम आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के विषय में जानकारी दे रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने आपको सर्वनाम के विषय में बताया था। सर्वनाम विशेषण के प्रकार इस विषय में बातचीत की थी और आज हम इस वीडियो में अंतर सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, क्रिया विशेषण, इसके विषय में आपको हम बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्हें देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, देखते हैं अंतर सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम के विषय में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम इसमें सर्वनाम देखिए क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए वो सर्वनाम कहलाता है। वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखिए, यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए वह जा रहा है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। अब सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं, तो जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे अभी मैंने कहा सर्वनाम में वह जा रहा है, तो संज्ञा के स्थान पर आया जो शब्द वह, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब मैं कह दूं कि वह लड़का जा रहा है, तो वह क्या है यहाँ? तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है ये। तो देखिए, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में यही अंतर है, समझे? वो संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, और जो संज्ञा के स्थान पर आता है जो शब्द, वो सर्वनाम कहलाता है। क्लियर? जैसे वह जा रहा है सर्वनाम, और हम कहते हैं वह लड़का जा रहा है, तो संज्ञा से पहले जो शब्द लग गया वह, तो आपका हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब जैसे अभी मैं कहूँ कि कुछ खाने को कुछ दीजिए, खाने को कुछ दीजिए, तो कुछ क्या है? हमारा सर्वनाम है। अब कुछ दीजिए तो क्या है? कुछ जो है सर्वनाम है। अब सर्वनाम कितने बात? दो, निश्चित और अनिश्चित सर्वनाम कितने होते हैं। अब मैं कह दूँ खाने को कुछ लड्डू दीजिए, तो कुछ क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर भी होता है। इसको भी क्लियर कर लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि की निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चितता का बोध कराते हैं। निश्चित, ये निश्चय है। अभी मैं कह दूं कि यह मोहन की पुस्तक है, यह मोहन की पुस्तक है, ये को मैंने अंडरलाइन कर दिया, कहूँगा ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, समझे? अब हम कहें वह शीला का घर है, वह, ये भी निश्चित है कि यह वह शीला का घर है, निश्चय है, निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। अभी मैं कहूँ सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, इसको क्लियर कर लेते हैं। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अभी मैं कहूँ, अभी मैंने कहा ये मोहन की पुस्तक है और इसी को बदल दूँ, ये पुस्तक मोहन की है,
सही, यह पुस्तक मोहन की है, तो ये सर्वनाम विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या था, घटना आदि की निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता का बोध कराने वाले, तो वहाँ निश्चितता का बोध, यहाँ विशेषता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द जो है वो सामनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये पुस्तक मोहन की मैंने बताया, वह घर शीला का है, तो ये सब अंतर भी डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ देखिए क्रिया, क्योंकि हमें परिचय में जो क्रिया भी देखनी होती है कि कैसी क्रिया आकर्मक है, सकर्मक है, इनका भी हमें ध्यान देना होता है। तो देखिए क्रिया, तो क्रिया कर्म के आधार पर बात करें, क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो तो क्रिया कहलाती है। जैसे मैं कहूँ कि चिड़िया उड़ रही है, कि चिड़िया उड़ रही है, रेखा खेल रही है, तो क्या है, ये कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है, तो वो क्रिया कहलाती है। मैं बात करूं कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद आया कितने होते हैं? 2, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो यहाँ देखिए अकर्मक और सकर्मक क्रिया के विषय में बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। अकर्मक क्रिया की बात करें, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्म मतलब बिना कर्म वाली, जिसमें कर्म होता ही नहीं है। तो स्पष्ट हो रहा है अकर्मक, अकर्म, अ प्लस कर्म और बिना कर्म वाली। वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कहूँ गीता हंसती है, बच्चा रोता है, तो क्या है, यहाँ पर वाक्य में हंसना, रोना क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं है। इनका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सीधे सीधे गीता पर, बच्चा पर, यानी कर्ता पर पड़ रहा है। अकर्मक सीधे सीधे कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से बात करें सकर्मक क्रिया की, तो सकर्मक, देखिए सकर्मक, स प्लस कर्म बराबर कर्म सहित, क्या हो गया, इसमें कर्म होता है। वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, फिर क्लियर कर लीजिए, वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर हो रहा है? देखिए अब उसे सकर्मक क्रिया, उसे सकर्मक क्रिया जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा हो। तब देखिए मैं बात करूं, जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, गीता ने सेब खाया है, गीता ने सेब खाया। अब सेब क्या है? कर्म, खाया क्या? क्रिया, तो इसमें कर्म है ना। अब हम कहते गीता ने खाया, गीता ने सेब खाया, तो इसमें कर्म हो गया। देखिए अब मैं कहूँ वह पानी पी रहा है, वह पानी पी रहा था, कर्म कर रहा है, पानी पी रहा है, तो सेब खाया, उसे सेब खा रहा है, तो भी कर्म कर रहा है। तो प्रयुक्त वाक्य में खाना, पीना, ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह कर्मक सकर्मक क्रिया के विषय में आप समझ गए। अब बात करते हैं, देखिए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है या क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो इसको आप देखेंगे अभी। क्रिया विशेषण, अब क्रिया विशेषण की विशेषता, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं इसको क्लियर कर लेते हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। समझे? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, क्रिया विशेषण, यहाँ, ऊपर, एकाएक, अभी, वहाँ, कल, अब, परसों, आज, सुबह,
रात भर, बहुधा, पुनः, फिर, दिन भर आदि। ये सब क्या है? ये सब क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण समझ ही रहे हैं आप? समझे? क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द जो है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब कुछ अब क्या होता है? अविकारी अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण होते हैं। अचानक, अंदर, धीरे धीरे, अभी, प्रातः, कम, अधिक आदि क्रिया विशेषण। अब ये तो क्रिया विशेषण वाले हो गए। अब मान लीजिए क्या है? क्रिया विशेषणों के प्रकार। अगर आ जाए क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उसके 4 भेद होते हैं। विशेषकर ध्यान रखने की बात है, क्योंकि प्रकार भी पूछ लेता है ऑप्शन में। तो देखिए, पहला आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें अब कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो काल, देखिए स्पष्ट हो रहा है, क्रिया के होने के काल का पता चले, क्रिया के होने के काल का पता चले अर्थात समय का पता चले तो कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब समय से होता है, समझे? तो कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे अब मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि जो अव्यय क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषता बताते हैं, जैसे अब, जब, तब, कब, आज, कल, परसों, पहले, पीछे, बाद में, पूर्व, सदा, हमेशा, नित्य, अभी, कभी, प्रातः, सुबह, मध्याह्न, दोपहर, सायं, तुरंत, निरंतर, लगातार, शीघ्र, हर दिन, हर समय, घड़ी भर, लगातार इत्यादि। तो ये सब क्या है? ये सब क्रिया के होने के काल का पता चलाता है इन सब से, तो वो ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आजकल वह पढ़ रहा है। अब आजकल क्या है? ये सब काल ही समय तो है। मैं कहूँ प्रतिदिन टहलना चाहिए, प्रतिदिन टहलना चाहिए, तो क्या है? ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण है। अभी मैं कहूँ मैं अभी लिख रहा हूँ, अभी, तो अभी आ गया। देखिए क्या है? समय, समय की बात हो रही है, तो इसलिए ये सब जो है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसी प्रकार से बात करते हैं अगला रीतिवाचक। रीति क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चलता है, जैसे धीरे धीरे, तीव्र, तेज, अनायास, सहज, शीघ्रतापूर्वक, चिपके चिपके, झटपट, अचानक, अकस्मात इत्यादि। तो यह है रीतिवाचक। अभी मैं कहूँ कि वह खूब तेज दौड़ा, ये रीति तो हुई, वह खूब तेज दौड़ा, तीव्र दौड़ा, तो रीतिवाचक हो गया। मैं कहूँ यहाँ मत बैठो, यहाँ ये भी रीति है, यहाँ मत बैठो, अकस्मात वर्षा होने लगी, अचानक वर्षा होने लगी, तो क्या है? ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात है तो इसका मतलब क्या है? स्थान, क्रिया के होने के स्थान का पता चले, क्रिया के होने के स्थान का पता चले तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मैं कहूँ निकट, पास, अन्यत्र, सर्वत्र, भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, सामने, दूर, अलग, दाएं, बाएं, इस तरफ, उस तरफ, इस ओर, आगे, पीछे, मध्य इत्यादि। तो ये क्या है? क्रिया के होने का पता चलता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के नाप तोल का पता चलता है। परिमाण का मतलब मात्रा से होता है, जैसे इतना, उतना, जितना, कितना, बहुत, कम, अधिक, ज़्यादा, जरा, थोड़ा, अति, अत्यंत, पर्याप्त, थोड़ा, थोड़ा, अल्प, केवल इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब बात करें संबंध बोधक की। संबंध बोधक, संबंध बोधक के समुच्चय बोधक अव्यय होता है ना। संबंध बोधक की बात करें तो संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय के भेद भी होते हैं, 4 भेद होते हैं यहाँ पर, लेकिन
हमें उस भेद को भी बात नहीं करनी है। तो जो अव्यय शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं वे संबंधबोधक कहलाते हैं। जैसे के पास, के बाहर, के साथ, के पहले, के आगे, के पीछे, के मारे, के ऊपर, के सामने, मध्य, नीचे, के द्वारा, के संग, के अधीन, के बराबर, के भरोसे इत्यादि ये संबंधबोधक। अब बात करें समुच्चयबोधक। जो अव्यय दो शब्दों या वाक्य को जोड़े वो समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे इसलिए, और, तथा, किंतु, परंतु, या, अथवा, अपितु, लेकिन, क्योंकि, कि, यद्यपि, जो, तो, जिससे, ताकि इत्यादि ये क्या है? ये सब समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। अब विभिन्न प्रकार के अव्यय होते हैं, है ना, तो ये सब समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। संबोधक, समुच्चयबोधक क्या ये सब अव्यय होते हैं। अब इसमें विभिन्न भावों को व्यक्त भी किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि बोधक की बात करें तो विस्मयादि बोधक जो अव्यय जो होता है, जो अव्यय विस्मय, हर्ष, घृणा, लज्जा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का जो बोध कराते हैं ये विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। समझे? जो अव्यय विस्मय, हर्ष, घृणा, लज्जा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों का बोध कराते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। जैसे वाह, हाय, बचो, है ना। अब जो अव्यय हर्ष, शोक, विस्मय, खेद, घृणा आदि भावों के बोधों विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। अब बात करें ओहो, हाय, शाबाश, धिक, वाह, हा, आह, त्राही त्राही, अरे, उ, बाप रे बाप, धन्य, आहा, छी, हट। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होता है, आप देखते होंगे। अब विभिन्न भावों को व्यक्त करने वाले विस्मयादि बोधक भी होते हैं, विभिन्न भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे आश्चर्य में, जैसे ओहो, अरे, ए, क्या, आश्चर्य, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना। हर्ष के रूप में आह, वाह, खूब, बहुत खूब। शोक पीड़ा में भी विस्मयादि बोधक हाय, हाय हाय, ओ माँ, ओहो, कितनी गर्मी है। तो ये सब शोक पीड़ा गिलानी हो रही है। प्रशंसा की बात करें तो प्रशंसा शाबाश, सुंदर, बहुत अच्छा। घृणा की बात करें छी छी, हट, धत, धिक। संबोधन की बात करें अरे, ओ, हे, अजी। चेतावनी देना सावधान, होशियार, बचो, हटो। स्वीकृति की बात करें तो ठीक, अच्छा, जी, हाँ, बहुत अच्छा। तो ये सब विभिन्न भावों को व्यक्त करने वाले विस्मयादि बोधक अलग अलग होते हैं। समझे? क्लियर हुआ? अब बात करते हैं निपात की। निपात क्या होता है इसके विषय में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो अव्यय वाक्य में किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जो अव्यय वाक्य में किसी पद या पदबंध के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या उस पर विशेष बल देते हैं तो वे निपात होते हैं। जैसे ही, भी, तक, केवल, मात्र, भर, तो, सिर्फ क्या होता है उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं। जैसे मैं बात करूं, मुझे भी आम चाहिए, मुझे आम चाहिए, एक सिंपल हो गया। मुझे भी, तो क्या है, एक विशेष प्रकार का बल लग रहा है, विशेष प्रकार का बल भर रहा है। मुझे भी आम चाहिए, तो भी क्या है हमारा यहाँ निपात है। अभी मैं कहूँ मुझे आम भी चाहिए, है, तो यहाँ विशेष बल हो रहा है। मैं कहूँ कि मीरा मेरी बात तक नहीं मानती, मीरा मेरी बात नहीं मानती, मीरा मेरी बात तक नहीं मान, तक क्या हो गया, ये निपात। क्यों? विशेष बल दिया जा रहा है। अब मैं कहूँ कि आपने यह पुस्तक ही तो पढ़ी है, तो पुस्तक ही तो पढ़ी है। अब ही क्या है, ये एक निपात है। मैं कहूँ आपने ही तो ये पुस्तक पढ़ी है, तो ही तो ही एक विशेष बल हो रहा है। आपने ही, तो यही एक विशेष बल की बात हो रही है उस पर,
तो यहाँ पर ये आपका निपात कहलाता है। तो इस तरीके से आपका यह होता है। देखिए पद परिचय में हमने फिर बता रहे हैं कि आपको डियर स्टूडेंट्स पुनः आपने इसमें पद परिचय में क्या क्या पूछा जाता है उससे पहले मैंने आपको यहाँ पर 2 वीडियो में आपको सारी बातें बता दी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अकर्मक सकर्मक क्रिया, विषयादिबोधक, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, ये सब मैंने इसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी दी। कारक, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, लिखना है, पढ़ना है, क्योंकि अब इसके बाद में हम पद परिचय की बात करेंगे। संज्ञा से संबंधित पद परिचय, सर्वनाम से संबंधित पद परिचय, तो ये सारी बात को आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, भली बात आप समझें और लिखें।